नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंद। आज हम बात करेंगे पथिकृत भाई से ऑन इंडियाज न्यूक्लियर प्लान, क्योंकि काफी कुछ रीसेंट न्यूज में आया है और सबसे बड़ी जो चीज आई है कि भाई जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है इसके बारे में भी काफी अपडेट्स अभी आ रहे हैं। एंड कहने को बोलते हैं कि भाई इंडिया थोरियम प्लान इज नाउ वेल ऑन इट्स वे टू अ पॉइंट। अगली चीज जो हम बात करेंगे इज द स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, जिसके बारे में भारत ने ऑलमोस्ट चार देशों के साथ, ऑलमोस्ट क्या एक्चुअली चार देशों के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट्स कर लिए हैं। So are we heading for a massive nuclear future? क्योंकि भारत की माइनिंग स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से अगर आप देखें 94,000 tons of uranium was mined in the last 5 years. So there's a lot that we are trying to do in that field. Of course उसके अंदर बहुत सारे benefits भी हैं and of course there is security angle as well. So पता करते हैं क्या कर रहा है भारत। नमस्कार, थैंक यू सो मच भाई। नमस्कार, थैंक यू। सो बेसिकली द आयरनी इज दिस कि 2006 में जब न्यूक्लियर डील साइन हुआ यूएस के साथ, उस लेवल पे इन द नेक्स्ट 8 to 9 years टू टिल 2014 उस लेवल पे इंडिया कुछ किया ही नहीं जो करना चाहिए। ठीक है, हम वही इंपोर्ट करते रहे थोड़ा बहुत इधर से उधर। सो अभी जो है देयर इज सम ड्रास्टिक चेंजेस। ड्रास्टिक चेंज ये है कि अभी जो प्लान है इस बार वो सरकार ने गवर्नमेंट एक्चुअली टॉक्ड अबाउट इट, दैट इज अ प्लान फॉर 100 gigawatt ऑफ nuclear power generation capacity by 2047। 100 gigawatt मतलब उसके साथ मेगावाट करना है तो यू लिटरली हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000। तो ऐसा होता है। 1 gigawatt is equivalent to, if I'm not very mistaken, 1000 megawatt होता है। So it's a very big plan। तो बेसिकली जो इशू है अभी जो डेवलपमेंट्स हो रहा है, एक तो है कि गवर्नमेंट हैज मेड इट क्लियर कि 2047 100 गीगावाट एनर्जी बनाएंगे। फिर उसके साथ वी विल गिव लॉट ऑफ इम्पेटस पुश टू स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होता है कि फैक्ट्री बिल्ट होता है, मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट जैसे होता है, आप एक जगह बना के दूसरी जगह असेंबल कर सकते हो। और इसका जो प्लान है बेसिकली ये है कि कम से कम 50 सच मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे इंडिया में थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अच्छा, उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिस वजह से द अमेरिकन कंपनीज सबसे ज्यादा वो हेजिटेंट थे इंडिया में एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियर डील के लिए। न्यूक्लियर डील इन द सेंस कि इंडिया में रिएक्टर बनाएंगे, कमीशनिंग करेंगे प्लांट, तो वो बेच नहीं रहे थे इंडिया को। उसके लिए जो कारण था वो था सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, जो था कि अगर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हो जाता है उसका लाइबिलिटी किसके ऊपर होगा। तो हमारे जो सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट था उसमें पूरा 100% ही, ऑलमोस्ट 100% लाइबिलिटी जो न्यूक्लियर रिएक्टर जिसने बनाया उसके ऊपर था। तो उसके ऊपर थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है क्योंकि 100% डैमेज और लाइबिलिटी पूरे जो बनाया है ओईएम के ऊपर कहीं पे नहीं होता है। तो ये इंडिया की तरफ से ये एक कुछ अमेंड किया जा रहा है टू मेक इट एक्सेप्टेबल भी फॉर योर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड एट द सेम टाइम टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। दोनों तरफ ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं की बात होना जा रहा है। और यूएस के तरफ से भी एक अमेंडमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पार्ट 810 ऑफ टाइटल 10 कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस ऑफ यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1954। उसमें कुछ अमेंडमेंट करके नाउ अभी उनका जो एक कंपनी है होल्टेक के ऐसा कुछ नाम है उनका, तो दे आर कोलैबोरेटिंग, आप थोड़ा नाम देख लो, होल्टेक के ऐसा कुछ नाम है। दे आर कोलैबोरेटिंग विद एलएनटी और कुछ और गवर्नमेंट संस्था के साथ, दे विल मेक द रिएक्टर्स इन इंडिया। तो बीच में क्या हुआ था, ये जो चीजें हैं अभी जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, आई विल कम टू इट। बीच में ये जो फुकुशिमा हुआ दैट क्रिएटेड बहुत एक डर पैदा हो गया कि यार न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर पावर प्लांट का मतलब ही है डिजास्टर होगा। लेकिन फुकुशिमा के बारे में एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। फुकुशिमा का जो प्लांट था, उसका जो रिएक्टर था, दैट वाज सपोज टू बी कमीशन डीकमीशन 20 years बैक। मतलब जब वो एक्सीडेंट हुआ उसके 20 साल पहले इट वाज सपोज टू बी डीकमीशन। तो दैट इज एन इशू। फिर उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इतना स्ट्रेस दिया गया, क्लाइमेट चेंज वाले सारे आ गए, और वो वोक वाले जितने हैं, मतलब तो ये सारे है। इस वजह से क्या हुआ, अच्छी बात है सोलर के ऊपर बहुत इंडिया ने तरक्की की, जिसको विंड एनर्जी के ऊपर तरक्की की, बट न्यूक्लियर को ऐसा नहीं कि पूरा नजरअंदाज किया गया, लेकिन थोड़ा सा वो साइड में रह गया या फिर वो हाईलाइट में नहीं था। एट द सेम टाइम इट इज इम्पोर्टेंट टू से कि जब जब यहाँ पे कुछ भी करने को, जैसे कुदनकुलम में
जब इतने सारे रिएक्ट वो हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था। सरप्राइजिंगली ये जितने सारे एनजीओ प्रोटेस्ट करते हैं, काफी सारे वेस्टर्न फंडेड होता है। अगर आप देखोगे वेस्ट का जो इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी है, यूएस का है मोर देन 100 गीगावाट यूएस का। तो दैट इज अ ह्यूज। फिर अगर आप देखेंगे फ्रांस का, इट इज ऑलमोस्ट लाइक 64 गीगावाट, मतलब 64,000 मेगावाट उनका इंस्टॉल कैपेसिटी है। और मेरी अपनी एक्सपीरियंस है, आप पेरिस में जाके इफ यू टेक फोटोग्राफ्स इन फ्रंट ऑफ द आईफल टावर, आपको इतनी क्लीन स्काई कभी नहीं दिखेगी कहीं और पे। इट्स सच अ क्लीन, ये जो पीछे पिक्चर्स है, दीज आर ऑल बोथ ऑफ आईफल टावर्स, जो मैंने पर्सनली लिया था। एंड इट्स डैम क्लीन, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ power generation by nuclear reactors in France. So when you talk about clean energy, इसमें तो न्यूक्लियर एनर्जी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, खास करके जो थोरियम बेस्ड होता है। उसके बाद जो हुआ कि अभी जो व्हाट इज हैपनिंग इज बेसिकली दिस इज कॉल्ड, अच्छा, होमी भाभा के टाइम से देयर वाज दिस प्लान जिसके ऊपर सरप्राइजिंगली सक्सेसिव गवर्नमेंट्स डिड नॉट वर्क मच। अभी हो रहा है, but at the same time let me give the credit, Bhabha Atomic Research Center has been parallelly doing this research work. उन्होंने बनाता रहा, वर्क करता रहा, उसको एग्जीक्यूट करना, कमीशन करना, दैट वाज द वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। तो इंडिया का जो अभी है बेसिकली 3 स्टेज जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इट्स कॉल्ड थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में बेसिकली होता है कि आपके फर्स्ट स्टेज जो होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड, वो यूज करता है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स जो कन्वेंशनल होते हैं। और प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स का जो कैपेसिटी होता है, जिस लेवल पे एनर्जी बनाते हैं, मेगावाट, इन टर्म्स ऑफ मेगावाट, एक एक बनाते हैं ऑलमोस्ट 8 to 900 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। उस कंपैरिजन में अगर मॉड्यूलर रिएक्टर्स की जब बात हो रही है, व्हाई द वर्ड स्मॉल इज यूज्ड इज बेसिकली क्योंकि एक एक जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स है ऑन द सेम टेक्नोलॉजी या फिर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, compared to those conventional reactors जो 900 बनाते, they actually make 300 megawatt। ठीक है, that's the difference। so इंडिया का यूएस के साथ भी एक कोलैबोरेशन हो रहा है, और आई एम श्योर जेडी वांस जो अभी आया है इसके ऊपर बात होगा, सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में चेंजेस आएगा। एंड रोसाटॉम जो रशिया का है उसके साथ भी थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात हो रही है। तो इंडिया का जो अभी कमीशनिंग हो रहा है, व्हाट इज बीइंग कमीशन्ड राइट नाउ, जिसके ऊपर दिस लॉट ऑफ बज, इसको कहते हैं इंडिया का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज बेसिकली द सेकेंड स्टेज ऑफ योर 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, सो इफ वी गेट, और ये जो बनाया है देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड भविनी, तो इट्स अ पीएसयू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने इसके ऊपर काम किया है। तो प्राइमरीली जो होता है इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, विच इज बेस्ड ऑन विच जो 100 गीगावाट की बात कर रही है। फर्स्ट स्टेज विल बी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स, सेकंड विल बी द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, थर्ड विल बी जिसको कहते हैं एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर्स, जो इंडिया उसके ऊपर भी काम कर रहा है, दैट विल बी प्योरली थोरियम बेस्ड। एंड इंटरेस्टिंगली इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम इन द वर्ल्ड, इट इज 1 मिलियन टन प्लस। और अगर आप देखेंगे 2013-2012 उस टाइम एक बात चल रही थी ऑफ अ स्कैम इन इंडिया, कि हम यहाँ पे फ्रॉम आवर ईस्टर्न कोस्ट बहुत बड़े पैमाने में सैंड एक्सपोर्ट हो रहा था। एंड दैट सैंड, सरप्राइजिंगली, दैट सैंड वाज वेरी वेरी रिच इन अ पर्टिकुलर मटेरियल कॉल्ड मोनाजाइट, और मोनाजाइट से थोरियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो सरप्राइजिंगली 2006 की न्यूक्लियर एनर्जी डील के बाद, हम लोग वो इंपोर्ट करते रहे रिएक्टर्स, वो भी सिर्फ रशिया से, अमेरिका कर नहीं रहा था न्यूक्लियर डैमेज जो लायबिलिटी एक्ट है। और हमारे जो रिसोर्स रिच, हमारे जो मिनरल रिच सैंड है, उसको ये बोल के एक्सपोर्ट किया जा रहा था, नहीं नहीं देखो ये तो कंस्ट्रक्शन के लिए लगाया जाता है। बट सरप्राइजिंगली इट वाज गोइंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, इट वाज गोइंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री। चाइना। ठीक है, नाउ, और इसमें सर्टेन एस्टिमेट, अगर आप गूगल में कोई भी दर्शक देख ले, बोला जाता है जिस जिस लेवल पे वो थोरियम एक्सपोर्ट हुआ है, जो एक्चुअली इंडिया को इस्तेमाल करना था अपने सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेल्फ सस्टेनिंग ऐसा होता है, क्यों इसको सेल्फ सस्टेनिंग कहा जाता है? अगर थर्ड स्टेज में जो होता है, थर्ड स्टेज ऑफ द थोरियम बेस्ड जो रिएक्टर्स होगा,
उसमें अगर आप थोरियम जब इस्तेमाल करोगे, आपके जो स्पेंट फ्यूल होगा, जो बाई बाई प्रोडक्ट के हिसाब से निकलता है, दैट बिकम्स योर फ्यूल अगेन. So that's why it's called उसके लिए self-sustaining. भी there is a certain technology. Bharat is one of the few countries that has हाँ. that. So that is where the advanced heavy water reactors वाला जो बात है वो आ रहा है. So the third one is called thermal breeder reactors कहा जाता है उसको. So it because basically जो हो रहा है, and thorium is actually very clean in terms of energy. So जब हमें पूरा ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर फोकस करना था, शायद उतना नहीं हुआ है. ठीक है. बट एंड जब जब सरप्राइजिंगली मैं आपको क्यों बोल रहा था कि यूएस के 100,000 मेगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी है, सरप्राइजिंगली फ्रांस में, यूएस में, चाइना में इतने बड़े पैमाने में इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन, लेकिन सारे प्रोटेस्ट अगेंस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में ही होता है. यहां नहीं होता है. और सारे प्रोटेस्ट में आप देखोगे कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एनजीओ का नाम आ जाएगा, जिसके साथ कहीं ना कहीं कोई एक अमेरिकन एनजीओ या फिर कहीं ना कहीं और कोई एनजीओ जो अगेन सपोर्टेड एंड फंडेड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन, फाउंडेशन, या फिर आई एम नॉट श्योर, बट अगर कहीं पे यूएस एड का भी नाम आ जाता है, आई विल नॉट बी सरप्राइज. गेम ये चल रहा था. ठीक है. सो अभी जितने सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम लोग इंपोर्ट करते थे रशिया से भी, दोज आर मोस्टली द प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स. दिस इज फॉर द स्टेज 1. तो स्टेज 1 में अभी जो इंडिया का है राइट नाउ व्हाट वी हैव कि 8.1 गीगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी है, विच मींस ऑलमोस्ट 8,000 मेगावाट. अंडर कंस्ट्रक्शन इज ऑलमोस्ट लाइक 7,300 मेगावाट. ठीक है. फिर प्री प्रोजेक्ट फेज में जो है, मतलब अभी उसके प्लानिंग चल रहा है, ये दैट इज ऑलमोस्ट 7 गीगावाट. और एक्सपेक्टेशन है बाय 2031-32 वी वुड हैव अराउंड 22.5 गीगावाट, मतलब 22,000 मेगावाट तो हो जाएगा. ठीक है. एंड द सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में जब अमेंडमेंट हो जाएगा और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में जैसे एलएनटी जैसे कंपनी और आने वाले हैं, एनटीपीसी इज पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट ऑन दिस आल्सो. तो मुझे लगता है कि द पेस ऑफ डेवलपमेंट विल स्टार्ट रीचिंग अ क्रिटिकल फेज फ्रॉम 2000 मे बी इन द नेक्स्ट 2028 to 30 ऑनवर्ड्स. उसका रिजल्ट आपको दिखने लगेगा मे बी बाय 2040 ऑनवर्ड्स. एंड दैट इज व्हाई 2047 का एक प्लान है. तो बेसिकली जो 3 स्टेज में होता है अभी, जो कन्वेंशनल जो आपके प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स होता है, वो कन्वर्ट करता है जो कन्वेंशनल यूरेनियम है टू उसको कन्वर्ट करता है. सॉरी, आई एम मिस्टेकन. स्टेज 1 में यू यूज नेचुरल यूरेनियम हेवी वाटर रिएक्टर्स के लिए. सेकेंड स्टेज का जिसका अभी हुआ है, दैट इज बीइंग कमीशन, तो दैट इज कॉल्ड प्लूटोनियम फ्यूएल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर. तो स्टेज 1 से जो प्लूटोनियम निकलता है दैट इज यूज्ड इन द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स इन द स्टेज 2. स्टेज 3 में you would have series of thorium being used and uranium-233. Stage 2 में भी यूरेनियम थोरियम का इस्तेमाल होता है. So then it becomes a complete cycle which is self-sustaining in nature. First stage में you require uranium-23, जिसको शायद it's called 23 or 239. Some nuclear expert can make it much clearer. I have some data I can share, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा. तो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेज में जो इस्तेमाल होता है प्लूटोनियम 239 एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है, और जो इस्तेमाल होता है एज योर रॉ मटेरियल इज यूरेनियम 238. तो यूरेनियम 238 में जो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम होता है, concentration enrichment of uranium to improve the concentration of uranium 235 is not required. 238 can be directly fed into nuclear reactor core. We don't need to get into technicalities. So second stage में basically क्या होता है, first stage में आपके जो प्लूटोनियम निकलता है that becomes one of your raw material, और उसके साथ आप इस्तेमाल करते हो certain amount of other materials. So fast breeder reactors में ये काम होता है, जहां पे फर्स्ट स्टेज का प्लूटोनियम इस्तेमाल कर रहे हो फॉर रिप्रोसेसिंग स्पेंट फ्यूल, एंड नेचुरल यूरेनियम थोड़ा बहुत अब इस्तेमाल करो. इसी वजह से सेकंड स्टेज में प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है जो फर्स्ट स्टेज से आया, एंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम.
इसी वजह से न्यूक्लियर डील का क्रिटिकल पार्ट है कि हमारे जो सिविल न्यूक्लियर प्लांट होगा उसके लिए वी कैन इंपोर्ट यूरेनियम। आपके जो मिलिट्री ग्रेड न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उसके लिए आपको अपने देश के ही यूरेनियम इस्तेमाल करना है, नॉट नॉट यू कैन नॉट इंपोर्ट फॉर दैट। थर्ड स्टेज में जो होता है, थर्ड स्टेज इज बेसिकली वेयर द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स विल कम, और उसका जो एक है कल्पक्कम में, थोड़ा डिले हो गया है वो। सो बेसिकली द थर्ड स्टेज इज जो एडवांस न्यूक्लियर पावर सिस्टम होगा, इट इन्वॉल्व्स sustaining series of thorium 232 uranium 233 as fuel reactors. these are technical things, primarily ये है कि आपने हेवी वाटर रिएक्टर्स खुद इंपोर्ट किया स्टेज 1 में, स्टेज 2 में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स यू आर स्टार्टिंग टू कमीशन, एंड थर्ड स्टेज का जो एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर्स होता है उसके ऊपर काम चल रहा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थोरियम ब्रीडर रिएक्टर। सो उसके ऊपर काम चल रहा है। सो इनवेरिएबली वी आर रीचिंग अ पिनकल स्टेज जहां पे आपने जैसे कहा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या थर्ड स्टेज का रिएक्टर के ऊपर जो काम हो रहा है, a lot of progress has been made in India and a lot of effort was also made by certain vested interests ताकि वो डिले होते रहे। ठीक है। सो इफ यू हैव 100 गीगावाट, जी बताइए। एक इसके अंदर एक एडिशन है दैट यू नो द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स एंड दिस एंड दैट which is great, and but the main factor that I'm seeing that India के अंदर न्यूक्लियर साइंस के ऊपर जो रिसर्च लेवल्स हैं that are global standard, और and उस so we have a huge opportunity there. आपने सही कहा, और उसका सबसे बड़ा कारण है द एंटायर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इट कम्स अंडर पीएमओ, just like Department of Space. And I keep on saying this, Department of Atomic Energy, Department of Space, Department of Space के नीचे इसरो आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के नीचे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या इस पैरेलल जितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, they are not accountable to anybody else except for the prime minister's office, and that is why उनके जो डेवलपमेंट है, इट इज उनका जो आउटपुट है, इट इज ऑफ अ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। वो 20 साल तक एक इंजन के पीछे नहीं, दे डोंट हैव दैट प्रॉब्लम। एंड जो कुछ लोग मैं देखता हूँ कमेंट्स में लिखता है कि इंडिया एक इंजन नहीं बना पाता, क्या कर रहा है। इंडिया इंजन नहीं बना पाता, जो जो मतलब टर्बोजेट इंजन जो है, अगर वो बना नहीं पा रहा है उसके कारण ज्यादातर हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है। अगर आप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना पा रहे हो, अगर आप रॉकेट इंजन बना पा रहे हो, दैट मीन्स आपकी क्षमता है। अगर आप कहीं पे रुके हो, इट्स प्राइमरीली बिकॉज आपके स्ट्रक्चर ऐसे है, आपके ऐसे लोग हैं कि बीच बीच में जो चाहते ही नहीं कि हो, या फिर आपके जो द ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है ऐसा है, वो एश्योर्ड जॉब वाला वो इम्पेटस ही नहीं है कि कुछ करना है। एंड देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स। सो टेक्नोक्रेट रन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ स्पेस, दोनों आर रन बाय टेक्नोक्रेट्स, नॉट ब्यूरोक्रेट्स। देयर आउटपुट इज ऑफ अ डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑलटुगेदर। तो बेसिकली ये जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसी के ऊपर बेस करके वो 100 गीगावाट का जो प्लान है, मतलब 100,000 मेगावाट, दैट इज बेस्ड। ठीक है। एंड बिकॉज यू हैव अ ह्यूज रिपोजिटरी ऑफ थोरियम, जिसके ऊपर अब तो पाबंदी लग गई, उतना एक्सपोर्ट नहीं होता, लेकिन एक टाइम कितना एक्सपोर्ट किया गया है, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। एंड तमिलनाडु अलोन हैज 30% ऑफ वर्ल्ड्स थोरियम डिपॉजिट, आप सोचो, एंड दैट इज अवेलेबल इन द सैंड, सैंड में होता है, और उस सैंड को हम लोग एक्सपोर्ट करते रहे फॉर इयर्स। किसने कहा, कौन सा एजेंडा है, क्यों एक पर्टिकुलर देश को दिया गया, दैट इज समथिंग जिसके ऊपर और चर्चा होनी चाहिए। यू विल सी 2012, 13, 14 में बहुत सारे आर्टिकल्स उस टाइम आया था थोरियम स्कैम के ऊपर। दिस शुड बी ब्रॉट इन टू हाईलाइट मोर। सो टू बी ऑनेस्ट, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एंड द थर्ड स्टेज का जो एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर या थोरियम ब्रीडर रिएक्टर, इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। कमीशनिंग थोड़ा डिले हो गया, तो अभी जो कमीशनिंग होगा, दैट्स अ वेरी वेरी बिग स्टेप। इफ इट वर्क्स वेल, then it becomes a series production. So your small modular reactors is primarily for the stage 1, mostly for the stage 1. Those are not thorium based, those are not plutonium based, those are natural uranium based। उसी के वजह से, ताकि वो आप कर पाओ, उसी के लिए 2006 का न्यूक्लियर डील हुआ। पर न्यूक्लियर डील आप करके रखे हो, फिर उसके बाद ऐसे एक लाइबिलिटी क्लॉज लाए हो जिससे कोई आएगा ही नहीं, तो क्या फायदा हुआ। सेकेंड एंड थर्ड स्टेज में इंडिया का बहुत कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ है, बट फर्स्ट स्टेज में जो जहां से यूरेनियम आएगा, वह मॉड्यूलर रिएक्टर्स होगा,
a lot of work Modi government has done, mostly policy based. It could have been done earlier also, लेकिन जैसे आप देखोगे जिस तरह से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में बहुत काम रुके थे, इसमें भी बहुत काम रुके थे, और in the last say 7-8 years a lot of work has done. So invariably I am expecting that in the next 2 years you would see the thorium based third stage reactor will also be activated. तो अगर पूरी तरह से it gets normalized in terms of series production and then it happens, जैसे रोसाटम के साथ जो थोरियम वाला रिएक्टर का मॉड्यूलर रिएक्टर से बेस्ड ऑन थोरियम जो रशिया के साथ डील हो रहा है, अगर एक्सपेरिमेंटल जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो जाता है, then your problem primarily of dependence, जी, आपका जो डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एनर्जी है वो काफी हद तक कम हो जाएगा. सो ऑन द लार्जर स्पेक्ट्रम आपके रिन्यूएबल एनर्जी में मोदी गवर्नमेंट ने काफी काम किया. ग्रीन हाइड्रोजन में एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, उसके ऊपर काफी काम चल रहा है. फिर नाउ अ लॉट ऑफ इम्पेटस हैज बीन गिवन फॉर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन. तो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का अगर 100 गीगावाट आपका हो जाए, नथिंग इज मोर क्लीन देन थोरियम, in terms of emissions. So your third stage cannot happen till the time first stage and second stage are completed. That's why the second stage of fast breeder reactor is very, very important, which are basically also called plutonium fueled fast breeder reactors. Let's see how it works out, but इस सरकार का तो फोकस काफी है, इतना तो सही. Back to you. Thanks so much, bhai, for that. It's important that we need to keep the focus because nuclear energy. I mean, I've said this before on the platform as well. मेरे हिसाब से nuclear energy is the future. There is no question, and I mean, there are stupid countries in the world that are not realizing it, but I think that is the biggest thing that will take the future in terms of power generation and having clean energy sources. So thanks for that, and guys, सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए channel को, and of course share this with your friends and families, and do keep contributing towards the channel using the QR code या फिर PayPal या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.